पुर की रातें हमेशा से कुछ ज्यादा ही अंधेरी थीं। मदनपुर का वह क्वार्टर L24 बाहर से देखने में किसी पुराने सरकारी बंगले जैसा, सफेद पुती दीवारें, बंद खिड़कियां, सड़क के किनारे एक सूखा पड़ा नीम का पेड़। लेकिन जो भी पहली बार उस गली से गुजरता, एक पल के लिए रुककर उस मकान की तरफ देखता जरूर था। क्यों? शायद इसलिए कि उस मकान से कभी हंसी की आवाज नहीं आती थी, कभी नहीं। इसी मकान में रहने आया था आलोक, शहर के सरकारी बैंक में हेड क्लर्क, स्वभाव से शांत, थोड़ा डरपोक और अपनी मां का इस कदर अंधभक्त कि खुद का साया भी उससे पूछ कर चलता। उसकी पत्नी स्मृति एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका, तर्क और विज्ञान में विश्वास रखने वाली, जमीन से जुड़ी महिला और घर का असली केंद्र थी सावित्री देवी। 60 साल की उम्र, माथे पर झुर्रियां नहीं, एक सख्त अहंकार था, आंखों में एक ऐसी चमक जो देखने वाले को यह एहसास करा दे कि वो खुद ही गुनाहगार है। इस घर में स्मृति को आए अभी एक हफ्ता ही हुआ था। घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बगीचा था और उसके कोने में एक बंद स्टोर रूम, जिसके दरवाजे पर जंग लगा एक बड़ा ताला था। स्मृति ने पहले ही दिन वो चाबी मांगी। सावित्री देवी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। वो कमरा मनहूस है बहू, उनकी आवाज में एक हिंसक शांति थी। वहां पिछले 10 सालों से धूल और यादें कैद हैं, उन्हें बंद ही रहने दो। स्मृति ने गौर किया कि पूरे घर में चमेली के तेल की एक मीठी लेकिन दम घोंटने वाली महक हर वक्त तैरती रहती थी, जैसे किसी ने वो खुशबू दीवारों में ही रच दी हो। उसने खिड़कियां खोली, महक कम नहीं हुई। उसने पर्दे हटाए, महक कम नहीं हुई। वो महक थी या एक चेतावनी। पहले हफ्ते की तीसरी रात के करीब 2 बज रहे थे। स्मृति गहरी नींद में थी जब अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में ठंड थी, असामान्य ठंड। जुलाई के महीने में जब पूरा मदनपुर उमस से बेहाल था, इस कमरे में ठंड का क्या काम? स्मृति ने पंखा देखा, वो बंद था। तभी रसोई से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई बर्तन खिसकाया हो। स्मृति ने आलोक की तरफ देखा, वो सो रहा था। उसने घड़ी देखी, 2:17 बज रहे थे। वो दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने उंगली से दरवाजा धकेला। सावित्री देवी फर्श पर, सिंदूर में, बुदबुदाते हुए। रसोई का फर्श लाल था, नहीं, वो खून नहीं था, पर उस रोशनी में वो सिंदूर भी खून जैसा ही लगता था। सावित्री देवी पीतल की थाली के सामने बैठी थीं और उसमें बिखरे सिंदूर में अपनी उंगलियां घुमा रही थीं। धीरे धीरे, किसी के नाम के घेरे खींचते हुए। उनके होंठ हिल रहे थे, एक फुसफुसाहट जो शब्दों से ज्यादा एक मंत्र जैसी थी। अभी नहीं प्रिया। उनकी आवाज किसी नींद में बोलने वाले जैसी थी, पर उनकी आंखें खुली थीं। अभी इसका वक्त नहीं आया है। तूने तो वंश नहीं दिया, कम से कम इसे तो देने दे प्रिया। वो नाम, उस नाम में एक पूरी कब्र बंद थी। मां जी। स्मृति की आवाज कांपी। इस वक्त यहां क्या कर रही हैं आप? सावित्री देवी ने धीरे से गर्दन घुमाई, बहुत धीरे। उस गति में कुछ था, कुछ जो इंसानी नहीं लगा। उनकी आंखें पूरी तरह लाल, ऐसे जैसे भीतर कोई आग जल रही हो। फिर एक पल में वो पलटी, सिंदूर समेटा और उठते हुए बोली, नींद में चलने की बीमारी है मुझे, तू जाकर सो जा। स्मृति वापस अपने कमरे में आ गई। आलोक अभी भी सो रहा था, पर स्मृति की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ वो एक नाम था, प्रिया, प्रिया, प्रिया। अगले दिन सावित्री देवी के मंदिर जाने के बाद स्मृति पड़ोस में रहने वाली रमा काकी के पास गई। रमा काकी 60 पार, पान की पीक वाले होंठ, सालों से उसी मोहल्ले में, मदनपुर की जीती जागती दास्तान। बातों बातों में जब स्मृति ने प्रिया का नाम लिया, रमा काकी के हाथ से चाय का कप छूट गया। उन्होंने इधर उधर देखा, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। फिर वो खींचकर पास बैठ गईं और फुसफुसाईं, बेटा प्रिया इस घर की पहली बहू थी, बड़ी सुंदर, बड़ी गुणी, पर शादी के 2 साल बाद ही सावित्री ने शोर मचा दिया। बांझ है, खानदान डुबोएगी। फिर एक रात खबर आई कि वो किसी पुराने प्रेमी के साथ भाग गई। रमा काकी रुकी,
उनकी आंखों में एक पुरानी डर की परत थी। पर सच कहूं बेटा, उस रात मदनपुर के स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी थी, एक भी नहीं। स्मृति के मन में शंका का बीज गहरा हो गया था, इतना गहरा कि उखाड़ने से नहीं जाता। दोपहर। सावित्री देवी मंदिर गई थी, आलोक बैंक में था। स्मृति स्टोर रूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ थी। उसने ताले पर वार किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। चौथी बार ताला टूट गया और एक आवाज आई, धम्म, जैसे किसी ने भीतर से दरवाजा धकेला हो। पर जब स्मृति ने दरवाजा खोला, अंदर सिर्फ धूल थी, मोटी पुरानी गहरी धूल, जैसे सांसें बंद हुए जमाना हो गया हो। पुराने ट्रंक, टूटी कुर्सियां और कोने में एक लकड़ी की अलमारी। स्मृति के कदम अलमारी की तरफ खींचे। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक मखमली पोटली और एक फटी हुई डायरी। डायरी के मुखपृष्ठ पर लिखा था प्रिया, और उस नाम के नीचे एक छोटा सा दिल बना था जो अब आधा मिटा हुआ था। स्मृति के हाथ कांप रहे थे जब उसने पन्ने पलटने शुरू किए। प्रिया की डायरी, कुछ चुने हुए अंश। आज माँ जी ने फिर मुझे उस तांत्रिक के पास बिठा दिया। वो आदमी मुझे गंदी नजरों से देखता है, आलोक सब जानता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। मेरी मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मैं मां बन सकती हूं। समस्या आलोक में है, पर मां जी कहती हैं अगर ये बात बाहर गई तो खानदान की नाक कट जाएगी। वो मुझे हर रात एक कड़वा काढ़ा पिलाती है, जिसे पीकर मेरा दम घुटता है। आज मैंने छुपाकर काढ़े की जांच करवाई। जो उन्होंने नहीं सोचा होगा वो ये कि डॉक्टर मेरा दोस्त है। उसने कहा इसमें धीमा जहर है, धीमा, ताकि पता न चले। माँ जी मुझे मार रही हैं, रोज थोड़ा थोड़ा। माँ जी ने मुझसे वसीयत पर अंगूठा लगवा लिया। मैं समझ नहीं पाई। कल उन्होंने कहा, बहू, घर की जमीन बड़ी कीमती है, बस ये एक काम कर दो, और मैंने कर दिया। बेवकूफ, मैं कितनी बेवकूफ हूं। आखिरी पन्ना आधा फटा हुआ, उस पर भूरे लाल धब्बे जो कभी लाल रहे होंगे। लिखा था, आलोक, तुमने मुझे बचा लिया होता। वाक्य वहीं टूट गया था जहां खून के धब्बे थे। स्मृति की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने डायरी बंद की, पर डायरी की दास्तान उसके जहन में खुली रही। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे की रोशनी बदल गई है। पीछे एक परछाई। सावित्री देवी बा दरवाजे पर वापस आ चुकी थी। उनके हाथ में वही पीतल की थाली थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडी नंगी क्रूरता। बहुत शौक है ना तुझे दूसरों के फटे में पैर अड़ाने का। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। स्मृति पीछे हटी, पर दीवार आ गई। सावित्री देवी ने स्मृति की गर्दन पकड़ ली, दोनों हाथों से उसे दीवार से सटा दिया। प्रिया भी ऐसी ही थी, सवाल बहुत करती थी। उनकी आंखें अब फिर वही लाल। अब तू भी वहीं जाएगी जहां वो गई है। स्मृति का सांस घुट रहा था, उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं। तभी कुछ बदला। पूरे घर का तापमान एक झटके में गिर गया, जैसे किसी ने मुर्दा घर का दरवाजा खोल दिया हो। चमेली के तेल की वो महक जो अब तक मीठी थी, एक पल में इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर कोने में रखे उस पुराने आईने में एक हलचल। आईने में एक चेहरा, बिखरे बाल, पीला माथा और माथे पर दहकता हुआ सिंदूर। प्रिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती खींचे हों। चेहरा पीला पड़ चुका था, उस पीलेपन से जो सिर्फ मिट्टी में सोने वालों को होता है। लेकिन उसके माथे पर लगा सिंदूर वो ताजा था, चमकता हुआ, किसी ताजे घाव की तरह दहकता हुआ। प्रिया की रूह ने एक चीख मारी। वो चीख कोई आवाज नहीं थी, वो एक लहर थी, एक झटका जो हवा में, दीवारों में, फर्श में और सावित्री देवी की हड्डियों में उतर गया। सावित्री देवी के हाथ स्मृति की गर्दन से ढीले पड़ गए। घर की सारी बिजली गुल हो गई। अंधेरे में बस एक चीज दिख रही थी, प्रिया का चमकता हुआ सिंदूर। आलोक भागता हुआ स्टोर रूम की तरफ आया। उसने देखा उसकी मां हवा में उठी हुई थी, दोनों पैर जमीन से ऊपर। कोई अदृश्य हाथ उनका गला थामे था। आलोक रोने लगा,
मां, प्रिया मुझे माफ कर दो। पर प्रिया का गुस्सा 10 साल की कैद का गुस्सा माफी से शांत होने वाला नहीं था। सावित्री देवी फर्श पर दे मारी गई। उनकी आंखें फटी रह गईं, उसी जगह को देखते हुए जहां वो गिरी थी। और वो जगह वही थी, ठीक वही जहां उन्होंने 10 साल पहले एक जवान बहू की लाश को फर्श के नीचे दफन किया था। फर्श की मिट्टी धंसने लगी।